वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। निबंध लेखन की अपनी श्रृंखला में हम निरंतर आगे चल रहे हैं। अभी पिछला एक टॉपिक दिया था महिला सशक्तिकरण का, और यहाँ एक और अच्छा मुद्दा है जो कि है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित। नेचुरल डिजास्टर ये हमेशा ही हाईलाइट रहते हैं क्योंकि अब जो आज का समय है उसमें तो स्थितियाँ और बिगड़ रही हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं, आज से 10-20 साल पहले इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी और आज के समय हम विनाश के मुहाने पर खड़े हैं, तो इसकी चर्चा आवश्यक हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आयोग आपसे एकदम हूबहू यही शीर्षक देकर पूछे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे आपको निबंध के रूप में ज़रूर दिख जाते हैं जहां आपको लिखना यही कुछ होता है। तो देख लेते हैं कैसे लिखने का अप्रोच होना चाहिए। एक निबंध को पहले प्रारूप बनाकर तभी शुरू करना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। आप ज़्यादा लिखने से और गलत लिखने से बच जाते हैं, क्योंकि होता ये है ना कि जब 3 आपको शीर्षक चुनने होते हैं 3 अलग अलग खंडों से, तो आप जब शीर्षक का चुनाव कर लेते हैं तो आप बड़े जोश में होते हैं, आपके अंदर ऊर्जा एकदम लबालब भरी रहती है। अभी 3 घंटे का समय रहता है, तो ऐसी एनर्जी से भरपूर होकर जब आप तीनों मुद्दों को देखते हैं तो आपको लगता है कि बस लिख मारते हैं, और उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। पता लगता है कि लिखने के जोश में कोई एक पार्ट, कोई एक एरिया आपके निबंध का जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसके बाद आपके दिमाग में आधा निबंध लिखने के बाद आता है कि ये तो 700 शब्दों के आसपास ही होना चाहिए और ये 1200 की लिमिट क्रॉस कर जाएगा अगर मैंने इसी साइज का दूसरा पक्ष लिखा। तो ये सबसे बड़ी भूल है। आपको एक संतुलन के साथ चलना है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जो निबंध लिखने के लिए देता है उसमें 1000 से ऊपर का मैदान आपके पास होता है, मतलब 1000 से ऊपर की शब्द सीमा होती है। तो लिखने के लिए आपके पास एक व्यापक जगह होती है, समय होता है, और उसमें एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ आप लिख सकते हैं। लंबी भूमिका बना सकते हैं, लंबा आप अपना उपसंहार कर सकते हैं। लेकिन ये जो निबंध है, चाहे आप समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स दे रहे हो, माफ़ कीजिएगा, समीक्षा अधिकारी का मेंस दे रहे हो, मुख्य परीक्षा दे रहे हो, या आप अपने यूपीपीसीएस के मेंस को दे रहे हो जो कि अभी सामने है और उसी के उद्देश्य से ये बना हुआ निबंध है, तो दोनों ही स्थितियों में आपको ज़्यादा बड़े निबंध लिखने का अवसर ही नहीं होता है। 700 और 600 शब्दों की जो सीमा है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसमें एक लघु निबंध लिखा जा सकता है, और लघु निबंध में एक टॉपिक पर सारी बातों को कह देना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फैलाकर लिखना हमेशा आसान है, लेकिन छोटा लिखना ये हमेशा कठिन होता है। व्याख्या की तुलना में संक्षेपण और सारांश मुश्किल होता है, उसको सभी लोग सटीकता से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बताने का कौशल सीखना होगा। वो कहा जाता है ना, गागर में सागर भर देना। तो एक अथाह समुद्र को हम एक गगरी में यानी एक घड़े में भर रहे हैं, तो वही बात यहाँ दिखाई देती। इसीलिए संतुलन के साथ लिखिए, प्रारूप बनाइए रफ एरिया में। वो प्रारूप फ्रंट पे मत बनाइएगा, नहीं तो परीक्षक जो है वो गुस्सा हो जाएगा लेकिन बनाना है आपको रफ में, और बनाने के बाद जब उसका काम हो जाए तो उसके बाद काट देना है। तो ये एक अप्रोच की चर्चा थी। फिलहाल इस मुद्दे पर लौट आते हैं। देखिए, यहाँ किसी भी विषय पर फोकस मत रहिए, आप ये देखिए कि किस टॉपिक पर कैसे लिखा जा सकता है, उसको लिखने का अप्रोच कैसा होता है, तब आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो आप ऐसे कितने निबंधों को रटेंगे, सोच कर देखिए, संभव है रट पाना। तो इसीलिए निबंध और व्याख्या या कोई भी ऐसी जो अभिव्यक्ति वाली बातें आती हैं उसमें रटने के पीछे या किसी चीज़ को गेस करने के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको तरीका सीखना चाहिए। फिलहाल देखें, इसमें जो शीर्षक है उसे ध्यान से देखें। प्राकृतिक आपदाओं का विकृत होता स्वरूप या बिगड़ता स्वरूप, क्या अंत निकट है? साथ में पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदाएं जितने विकराल रूप में अब हमारे सामने आ रही हैं और जितनी तेजी से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति एकदम गुस्से में है। तो क्या इससे ये बात सामने आ रही है कि अब विनाश का समय आ गया है? और सही बात है। तो आइए देखते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये पुराना एग्जाम्पल है, आप चाहें तो भारत का ही ले सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राकृतिक आपदाओं की जब चर्चा होती है तो हमें एक देश या अपने प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है कि अपने देश की जो संबंधित प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी चर्चा हम ज़्यादा विस्तार से करेंगे, लेकिन हमें दुनिया के बारे में भी कहना होगा, क्योंकि प्रकृति जो है वो किसी एक देश की नहीं होती है, वो पूरे विश्व की है। पूरी दुनिया, पूरी धरती जो है, और यहाँ रहने वाले लोग वो सब उसी प्राकृतिक स्वरूप को झेलते हैं या उसी में पलते बढ़ते हैं। तो यहाँ कहा गया कि तुर्की और सीरिया में जो 6 फरवरी को आया भूकंप था, अभी इस वर्ष में आपने देखा होगा, काफ़ी विनाशकारी था। तो उसका स्वरूप बड़ा ही विकृत था, मतलब डराने वाला था। अब विकृति जो है ये प्रकृति रचित हो, ये आवश्यक नहीं है। भूकंप आप कहेंगे कि ये नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जो है वो भी अपने गलत कदम उठाता है, और आजकल तो वही हो रहा है। मनुष्य ही ज़्यादा अपने
गलत कदमों की वजह से नुकसान उठा भी रहा है और दूसरों को भी बर्बाद कर रहा है। तो वही बात कही गई कि मनुष्य के गलत कदमों का ये परिणाम थी। और पिछले 1 दशक में जो जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधनों की बेशुमार लूट, भ्रष्टाचार और जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनके क्षरण की वजह से और ज़्यादा विकृत हो गया है। मतलब आपदाओं को सहर्ष न्योता देने वाली बात हो गई। ये सारी चीज़ें यहाँ रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद अब अपने देश पर आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमने एक बैकग्राउंड तैयार किया और ध्यान दीजिएगा बैकग्राउंड जो है वो इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबी भूमिका नहीं बांधनी नहीं है, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे। पता लगेगा कि 1 पेज की आपने पूरी अपनी भूमिका तैयार कर ली। अब वो बैकग्राउंड देने के चक्कर में आपने जो मेन हिस्सा था उसका, जहाँ आपको तथ्यों को डालना था, मुख्य हिस्सा कैसा होता है निबंध का, वहाँ आप बहुत सारी बातों को कहते हैं जो कि तथ्यात्मक बातें होती हैं। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए आप आंकड़ों का सहारा लेते हैं अगर आवश्यक है तो उन चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी और न समय बचेगा। तो इसीलिए संतुलन में रहना है। 3-4 लाइन से ज़्यादा, मैक्सिमम 3-4 लाइन, इससे ज़्यादा लंबा आपका पीछे का बैकग्राउंड अगर आप दे रहे हैं, किसी बात को आधार बना रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है जब मेंस की कॉपियाँ चेक की हैं और मैं कर भी रही हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट हैं कुछ गलतियाँ करते हैं। और गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं, कोई कविता उठा लेते हैं या किसी का स्टेटमेंट उठा लेते हैं और उसको अपनी प्रस्तावना में ऊपर चिपका देते हैं। चिपकाना शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ऐसा ही होता है, यथावत लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो पूरा एक पैराग्राफ बोला है, उसका वक्तव्य है, और उसी को बतौर स्टेटमेंट किसी अखबार ने या किसी पत्रिका ने या फिर किसी बुक ने छाप दिया है कि ये निबंध के लिए उपयोगी उद्धरण है, इसको रट लीजिए। अब उसे जो कैंडिडेट है उसने पूरा रट लिया है और अपनी भूमिका में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख डाला। अब आप सोच कर देखिए कि जहाँ पर आपको अपनी मूल्यवान राय देनी थी, जहाँ आपको अपनी शुरुआत करनी थी, और बाहरी स्टेटमेंट या बाहरी जो पद्य है उसका सिर्फ सहारा लेना था, उससे सपोर्ट लेना है, उसको हावी नहीं होने देना है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, उसी को पूरी अपनी प्रस्तावना समर्पित कर दी। पता लगा नेल्सन मंडेला का कोई स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का कोई स्टेटमेंट है, या कोई भी बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन या स्टीफन हॉकिंस का कोई स्टेटमेंट है, कोई भी ऐसा, या मोदी जी का ही कोई स्टेटमेंट है, सहारा सिर्फ लेना है, उससे सिर्फ अपनी शुरुआत करनी है। और शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा ही पर्याप्त होता है। जैसे मान लीजिए लंबा चौड़ा कथन है तो आप सिर्फ उसका जो काम वाला हिस्सा है सिर्फ उतना ही लीजिए, ये नहीं कि पूरा छाप दें। तो किसी भी चीज़ का संतुलित इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिलहाल ये एक पैराग्राफ हमने देखा जो कि बैकग्राउंड था। इसके बाद देखें हिमाचल और उत्तराखंड में आफत की बारिश। ये अभी हाल फिलहाल की बात है। पहाड़ों पर बेशुमार बारिश और उसके बाद भूस्खलन और तमाम तरह की समस्याएं। वही चीज़ यहाँ कही गई कि बारिश और उसके बाद बाढ़, बाढ़ के बाद भूस्खलन, ये सब केवल कुदरती नहीं है, हालांकि कुदरती प्रक्रिया है ये सब, लेकिन आजकल जो हो रहा है उसमें मनुष्य का बड़ा हाथ है। और भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजनीतिक दांवपेच ये आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले भी चल रहा था। पाकिस्तान ऐसे ही थोड़े बना है ना। तो राजनीतिक दांवपेच जो है ये हमेशा चलता रहा है। इसीलिए यहाँ शिकार शब्द का इस्तेमाल किया गया कि भारत लोकतांत्रिक तो है लेकिन राजनीतिक दांवपेच का हमेशा से शिकार रहा है, चाहे आज का समय हो चाहे पीछे का समय हो। यहाँ पार्टी कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पहले की थी या आज की है। जब कोई सत्ता की कुर्सी धारण करता है ना, सत्ता पे आसीन होता है, तो उसकी प्रवृत्ति एक जैसी हो जाती है। तो वही बात है, राजनीतिक दांवपेच के शिकार राष्ट्र में प्रत्येक राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक मजबूत करने की मंशा रखता है। जनता के हित से पहले वो ये सोचते हैं कि हमें वोट कहाँ से ज़्यादा मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या करके मिलेगा। ये हर राजनीतिज्ञ की मंशा होती है, स्वार्थ होता है ना अपना। तो यही बात है। और वास्तविक सत्य कोई नहीं स्वीकार करता कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे कि प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला, ये ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे अपने स्वार्थ को एक तरफ रख के हमें जन कल्याण और अपने प्रकृति या अपने पर्यावरण या अपने पर्यावास के विषय में सोचना होता है। आगे कहा गया कि भारत अपने विविधतापूर्ण स्वरूप यानी पूरा डाइवर्सिटी से युक्त है हमारा देश, इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं। पंडित नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा भी था कि भारत अपने आप में एक लघु विश्व है। पूरी दुनिया का आप एक ग्लिम्स ले लीजिए, झलक ले लीजिए या घूम आइए पूरी दुनिया में और सिर्फ भारत दर्शन कर लीजिए। दोनों में आपको ज़्यादा अंतर नहीं मालूम होगा। अगर आप उसका निचोड़ प्रस्तुत करेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर हिस्से जो दुनिया के आपने देखे हैं, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वहाँ की जो आबो हवा है, उसका कमोबेश दर्शन आपको भारत में हो गया। इसीलिए तो यूपीएससी जब आप क्लियर करते हैं और जाते हैं वहाँ जब ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ से आपको भारत दर्शन के लिए भेजा जाता है, ताकि जिस देश में आप प्रशासन संभालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इतनी कठिन परीक्षा आपने पास की है और
प्रशासनिक तंत्र का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उस देश की स्थितियों को समझिए, उस देश की जनता को समझिए, उस देश के पर्यावरण को, इस देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, उसको रियलिटी में देखिए, सीखिए वहाँ से। तो इसीलिए भारत दर्शन करवाया जाता है। और यहाँ जो स्थितियाँ हैं ना, भारत की विविधता ऐसी है ही, रंग बिरंगी। तो कहा गया कि भारत का जो विविधतापूर्वक स्वरूप है या पूर्ण स्वरूप है, जलवायु और जनसंख्या के कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपदा प्रवण देश हैं उसमें से हम गिने जाते हैं। क्योंकि एक समान धरातल नहीं है, एक समान हमारी भौगोलिक दशा नहीं है, उच्चावच नहीं है, जो मौसम है, प्रदेश हैं, सब बहुरंगे हैं। तो इस वजह से हम तमाम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। और जैसे हमारा देश बहुरंगा है, वैसे ही यहाँ आने वाली जो आफतें होती हैं, प्राकृतिक आफतें, वो भी बहुरंगी होती हैं, उनके भी रंग बिरंगे स्वरूप हम देखते हैं। मतलब दुनिया भर में जो अलग अलग आप नेचुरल डिजास्टर देखते हैं, उनका एक मिश्रित रूप आपको भारत में दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे की समस्या क्या है, ये तो हमने कह दिया। समस्या ये है कि वैश्विक ऊष्मन जो है, यानी ग्लोबल वार्मिंग, वो इतनी रफ्तार पकड़ चुका है ना, मतलब इतना ज़्यादा उसे बल मिल चुका है, एक्सीलरेट हो चुका है कि अब उसे नियंत्रित करना असंभव है। नियंत्रण में करना ये संभव नहीं है, ये यकीन मानिए। कितना भी हम कोशिश कर लें, कितना भी दुनिया को ठंडा रखने का प्रयास कर लें, लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है और ग्लेशियर पिघलते ही जा रहे हैं। अब हमें अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। ताजे पानी का जो विशाल भंडार है, ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा वो आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। होगा क्या, मतलब ग्लेशियर में आपका फ्रेश वाटर है और वो मेल्ट डाउन होगा, मतलब बर्फ मेल्ट होगी और वो पानी जो है सीधा समुद्र में जाएगा। समुद्र का पानी है खारा, और उसमें इतनी बड़ी तादाद में अगर ताज़ा पानी मिल जाएगा तो समुद्र के पानी का या समुद्र का बर्ताव ही बदल जाएगा। और महासागर जलवायु को कितने अच्छे तरीके से और कितनी ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल करते हैं ये आप जानते हैं। ठीक है, तो वही बात है, ताजे पानी का जो विशाल भंडार है वो समुद्री जल के स्तर को, सिर्फ ये हम लोग ग्लोबल वार्मिंग में पहले ही कह देते हैं कि जल स्तर बढ़ेगा और जो तटवर्ती देश हैं या महाद्वीप के हिस्से हैं या टुकड़े हैं ज़मीन के, वो डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, दुनिया डूब कर मरेगी। लेकिन वो तो एक तात्कालिक स्थिति है। लेकिन अगर फ्रेश वाटर जो है वो बड़ी मात्रा में खारे पानी के साथ, साल्ट वाटर के साथ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मौसम में विनाशकारी बदलाव आएगा। मौसम जो है ये आज की तरह का नहीं रहेगा और भयंकर होगा। एक फिल्म की यहाँ चर्चा है, आप चाहें तो कोई दूसरा भी संदर्भ ले सकते हैं, क्योंकि हॉलीवुड में ऐसी तारीफ के काबिल फिल्में बनती हैं जिसमें कि जो नेचुरल डिजास्टर है उनको बखूबी उकेरा जाता है। ये अलग बात है कि एक फैमिली वहाँ लास्ट में बच जाती है, लेकिन वो तो फिल्मी क्लाइमैक्स हो गया। यहाँ की बात थोड़ी अलग है। 2004 में एक अमेरिकन फिल्म आई थी, हॉलीवुड की फिल्म आप कह सकते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी भी होगी। ये कोरी कल्पना नहीं है, मतलब फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया है वो अलग बात है, लेकिन जो उसमें मूल मुद्दा था वो रियलिटी में हो सकता है, मतलब वैसी चीज़ें आ सकती हैं। ये भविष्य की एक झलक थी। और उसमें था क्या, ध्रुवों की चादर या जो बर्फीली चादर है वो तेज़ी से पिघलती जा रही है, समुद्र के जल का तापमान और उसके प्रवाह में परिवर्तन आ रहा है, और उसके बाद आइस एज स्टार्ट होती है। पहले तो भयंकर बाढ़, सुनामी, और उसके बाद फिर बर्फ़ की मोटी चादर, हिमयुग का सामना सभी लोग करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी या कोई रिपोर्ट थी जिसमें कि एक कवरेज प्रस्तुत किया गया था कि अटलांटिक महासागर, आप जानते हैं वहाँ पर दो धाराओं का नाम, आप सारी धाराओं को देखने की आवश्यकता नहीं है, एक तो गल्फ स्ट्रीम और दूसरा लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा जो है वो ध्रुवों की ओर से आती है, ठंडी होती है, और गल्फ स्ट्रीम जो है ये भूमध्य रेखा की ओर से चलती है, इसकी प्रकृति जो है वो गर्म होती है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में तापमान को कंट्रोल करने का एक बहुत सशक्त जरिया है। अगर ये न रहे तो तापमान अस्थिर हो जाएगा। तो अभी ऐसा, मतलब एक रिसर्च में दावा किया गया है कि 2025 तक ये गायब हो सकती है, हो जाएगी, इसका कोई दावा नहीं है, क्योंकि प्रकृति क्या करेगी कोई नहीं जानता। तो अगर ऐसा हुआ तो आप परिणाम जानते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि जो फिल्मी कहानी आप अभी तक देख रहे हैं ना, बढ़िया से चाव से हम लोग फिल्म देखते हैं, वो सब हकीकत बन जाएगी। ठीक, मतलब जो हम अपनी मन मर्जी का क्लाइमेक्स देख पाते हैं हॉलीवुड या किसी भी ऐसी फिल्म में जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर को दिखाया जाता है कि लास्ट में कोई हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा और सब पिकअप कर लेगा, सबको बचा लेगा, तो वो रियलिटी में नहीं होता है। उस समय कोई बचेगा ही नहीं। मतलब वास्तविक दुनिया में जो क्लाइमेक्स होता है उसको प्रकृति निर्धारित करती है और वो विध्वंसक होता है। तो ये बात है। और भारत की अगर चर्चा करें तो भारत में बाढ़ जैसी समस्या तो आम है, आए दिन परेशान करती रहती है। और अभी देश में अभी की स्थिति, आप जब भी निबंध को देख रहे हो, लेकिन ये जब रिकॉर्ड किया गया है, तो अभी की स्थिति यह है कि मैदानी इलाकों में सूखे की दशा है। अगस्त पूरा सूखा गुजर गया और पर्वत और रेगिस्तान जो है वो लबालब भरे हुए हैं, वहाँ पर बरसात हो रही है अच्छी खासी।
फसल चक्र और अन्न उत्पादन, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। आप नोटों की गड्डियाँ नहीं खा सकते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस को खाकर अपना पेट नहीं भर सकते हैं। आपको खाने के लिए गेहूं चावल चाहिए होगा, जो कि मुख्य खाद्यान्न है अपने देश का, और वो संकट में आ गया है क्योंकि अपने यहाँ मौसम आधारित कृषि है और कृषि हमेशा ही मौसम आधारित होती है। आप प्रकृति से अलग होकर खेती कैसे कर सकते हैं? संभव है नहीं ना। तो इसीलिए ये मौसम आधारित जो हमारी कृषि है या कृषि व्यवस्था है, इसमें खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। जैसे आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में गेहूं की पैदावार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वजह क्या है कि सर्दी के मौसम में मूसलाधार वर्षा, ओला, चक्रवात, तमाम चीज़ें आकर हाजिर हो जा रही हैं। मतलब ठीक है कि पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा प्राप्त होती है, जो कि रबी की फसलों के लिए ठीक होती है, लेकिन यहाँ समस्या दूसरी है। जब कटाई का मौसम आता है, मतलब बालियाँ लग रही होती हैं, उस समय तो ठीक है भाई, बारिश हो गई, उस समय भी ओला नुकसान करता है। लेकिन जब कटाई का मौसम आता है, बालियाँ पक कर तैयार हो जाती हैं, तो उस समय ओला, चक्रवात और भयंकर बारिश मार्च और फरवरी में आप देखते हैं। कटाई के सीज़न में वो जो वर्षा होती है ना, मिट्टी में मिल जाता है सारा गेहूँ। इस बार के गेहूँ को आप देखिए, कहीं भी जो थोक की दुकान है वहाँ से खरीद कर, मिट्टी उसमें है। क्यों है? क्योंकि किसानों के खेत में फसल लौट गई थी ऐसे। उसे काटने के लिए और खलिहान तक पहुँचाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा और दाने भी साबुत नहीं पड़े थे, एकदम पतले पतले दाने। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, कोटे जिन्हें आप कहते हैं, वहाँ भी गेहूँ नदारत है, बहुत रेयर आपको दिख जाएगा। मतलब क्या हुआ? एक तो जो विश्व स्तर पर यूक्रेन वाला संकट और तमाम दिक्कतें हैं, उसकी वजह से गेहूं की किल्लत हुई है, और अपने देश में ये मौसम, ऊपर से हमने जो बचा था, हमारे पास स्टॉक था, उसको निर्यात करके बर्बाद कर लिया। तो कहने का मतलब कि खाद्यान्न संकट हमारे सिर पर आ गया है। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं और यहाँ हम अपना जो मुख्य खाद्यान्न है उसी को नहीं बचा पा रहे हैं। तो वो तो एक हिस्सा हुआ, रबी की फसल हो गई। बाकी धान को आप देख लीजिए, सूखा अगर धान के अच्छे मौसम में पड़ा रहेगा, अब अगस्त जो है वो सूखा गुजर गया, तो पता लगा कि धान की जो पैदावार थी वो प्रभावित होगी, बालियाँ ठीक से नहीं बनेगी। धान को खूब पानी चाहिए होता है, आर्द्र मौसम चाहिए होता है, और अगर आर्द्र मौसम में लू चले तो धान पैदा हो सकता है, सोच कर देखिएगा। तो कहने का मतलब कि ये जो खाद्यान्न है, मुख्य खाद्यान्न है, और साथ में जो साइड वाले जितने भी और खाने की चीज़ें हैं, वो सब बुरी तरह से प्रभावित। यही चीज़ यहाँ कहा गया। और जितने चावल उत्पादक राज्य हैं, मैदानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अच्छी खासी होती है, वहाँ पर मानसून रूठ गया है, तो धान की बुआई और धान की नर्सरी, फिर रुपाई इत्यादि सब बाधित है। अब हमारे भारतीय राज्यों की बात करें तो ये तो हमने सिर्फ खाद्यान्न की बात की, अभी जो प्रदूषण है उसकी चर्चा तो रही गई थी। हमारे भारतीय राज्य जो है उनकी आबो हवा विषाक्त हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप चेक करिएगा अपने एरिया का, खतरनाक स्तर का रहता है। अगर हाल फिलहाल में वर्षा न हुई हो तो ऐसी स्थिति में जो AQI है ना, उसका लेवल हमेशा हाई रहता है। खराब गुणवत्ता की हवा जो है वो दिखाई देती है, और गूगल आपको सजेशन देगा कि घर से बाहर मत निकलिएगा। तो ये बात है। और असली चीज़ ये है ना कि हमने हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, किसी चीज़ को तो नहीं छोड़ा है। सबको तो हमने एकदम तबाह करके रखा हुआ है। सब हमारे अत्याचार से करा रहे हैं। पेड़ काट डाले हैं, जंगल तबाह कर दिए हैं, वन्य जीवों को बेघर कर दिया है, मिट्टी, पानी, हवा सब प्रदूषित कर डाले हैं, कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर विनाश तो हमारा भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ से अपना पल्ला झाड़ लेंगे। जनसंख्या का भीषण दबाव है ही है, क्योंकि बच्चे पैदा करना सबके लिए अनिवार्य है। और ऐसी स्थिति में ये कोई नहीं देखेगा पैदा करने से पहले और परिवार बढ़ाने से पहले कि देश की आबादी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ज़मीन हमारे पास थोड़ी सी है, हम 7वें स्थान पर ज़मीन के मामले में ठहरते हैं, और जनसंख्या के मामले में देखिए टॉप कर गए हैं। तो जनसंख्या का भीषण दबाव और ये जो कराहते हुए प्राकृतिक संसाधन है, ये विनाश की ओर ही हमें धकेल रहे हैं। और ऊपर से मजे की बात यह है कि हमने शुरुआत में तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर अपना फोकस किया। इंडस्ट्री, जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं, या फिर कुल मिलाकर विकास के पीछे अंधी दौड़ हमारी शुरू से दिखाई देती है। और अब इसमें अकेले नहीं है। यूरोप को आप देख लीजिए, इंग्लैंड में आप पहले क्रांति को देखते हैं, मशीनों का ईजाद होता है, तमाम चीज़ें नई खोजें होती हैं। उसके बाद पूरा यूरोप इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। इसी चक्कर में लोग शोषण पर उतर आते हैं, उपनिवेश बनाने लगते हैं। उसके बाद दुनिया लड़ती झगड़ती है आपस में, पहले और दूसरे वर्ल्ड वार होते हैं, तबाही फैलती है। कुल मिलाकर विकास की होड़ में हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसमें जो हम विकास के लिए जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रकृति से आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे। तो उपाय सार्थक कैसे होंगे? और हमने लेट प्रयास भी शुरू किया है। शुरुआत में तो हम विकास के पीछे भाग रहे थे। अभी जब ये पता लगा कि जो संसाधन है उन्हें हमने तबाह कर दिया है और ये हमारा साथ ज़्यादा समय तक नहीं दे पाएंगे, तो हम इनके संरक्षण का उपाय करने की सोच रहे हैं कुछ पिछले 2-3 दशकों से। तो रिजल्ट आने में भी तो समय लगेगा, और प्रकृति के पास इतना टाइम नहीं है। प्रकृति अब हमसे ऊब चुकी है और इसीलिए वो बैठी हुई है।
बैठी हुई है, मतलब बंदूक तान कर बैठी हुई है कि मिले तो फिर बताएं। अब यहाँ उपाय सार्थक कैसे होगा, मतलब तब क्या किया जाए? क्योंकि ऐसा है, देखिए, निबंध में आप किसी भी समस्या को अगर उठाते हैं तो उसका समाधान करना आप ही का कर्तव्य बनता है। वो आप परीक्षक के पल्ले में नहीं डाल सकते कि आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक सुधारवादी, एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण होना चाहिए। समस्या को सुलझाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, न कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की। समस्या उठाना, समस्याओं को दूसरों को सुनाना और उसे लेकर परेशान होना, ये आम जनता का काम है। जो फरियादी आपके सामने आएंगे ना तहसील दिवस पर, वो आपसे अपनी समस्याओं को कहेंगे, लेकिन आप उनसे अपनी समस्या नहीं कहेंगे, आप तो उनकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो निबंध में भी वही दृष्टिकोण आपका दिखना चाहिए। तो इसीलिए उपाय सार्थक कैसे होगा? हमें रफ्तार बढ़ानी होगी और कोई रास्ता नहीं है। हमें तेज चलना होगा, इतने धीमे कदम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ जो विकास की अंधी दौड़ चल रही है वो आज तक जारी है, उसको यहीं पर ठप करना होगा। मतलब विकास को अवरुद्ध करने की हमेशा के लिए बात नहीं की जा रही है, लेकिन तब तक उसे रोकना होगा जब तक कि हमें अपने सर्वाइवल की चिंता है। अभी हमें अपने अस्तित्व की चिंता करनी पड़ेगी, नहीं तो मानव जाति जो है वो सभी जीवों सहित, मतलब हम अपने डूबेंगे और सबको ले डूबेंगे, ये स्थिति है। बात यह है ना कि अगर हम अभी भी नहीं चेते, परिणाम क्या होगा? अगले कुछ वर्षों में सारे उपाय जो हम अभी कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं भी, वो भी नहीं काम करेंगे। सब अनियंत्रित हो जाएगा, हमारे हाथ से जो स्थितियां हैं वो निकल जाएंगी। जंगलों को हमने उजाड़ दिया है, महासागर गार्बेज बन गया है, कूड़ेदान बन गया है। वन्य जीव, जल प्राणी, वनस्पतियां सब हमारे अत्याचार से ग्रस्त हैं, कुछ तो नहीं बचा है। और ये परिस्थितियां आगे और विनाशकारी होने वाली है। अंधा मानव जो है वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ थोड़ा सा वर्तनी का दोष है, क्षमा चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों और जैवमंडल को बर्बाद करके आप विकास का एवरेस्ट खड़ा कर लेंगे? विकास करेंगे भी, खूब विकसित हो जाएंगे, उसके बाद भी आपकी जो बागडोर है, आपकी जो लगाम है, वो प्रकृति के हाथ में है। जैसे कठपुतली होती है ना, पीछे से धागे से उसको नचाया जाता है, या कोई एक नियंत्रक उसका होता है। अब कठपुतली किस प्रकार की है इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में वो बागडोर खींचने का काम तो प्रकृति करती है, वही नियंत्रित करती है। तो आप ये सोच रहे हैं अगर कि हम इतना जो विकास कर रहे हैं इससे हम एवरेस्ट खड़ा कर लेंगे अपने पैसे का और अपनी सफलता का, तो वो एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा, नीचे की जमीन खिसकेगी। तो वही बात है कि प्राकृतिक संसाधन और जैवमंडल को हम बर्बाद करके उन्नति नहीं कर सकते हैं। हर काम की एक कीमत होती है, गलत काम की भी कीमत होती है, अच्छे काम की भी कीमत होती है। तो यहाँ जो काम का मूल्य है उसको चुकता किए बिना हमारी मुक्ति भी संभव नहीं है, चुकाना तो पड़ेगा। प्रकृति के खाते से जो हमने कर्जा उठाया हुआ है, आप लोन लेते हैं ना बैंक से, तो वैसे ही प्रकृति के बैंक से जो हमने इतना भारी भरकम लोन लिया हुआ है, अब उसकी भरपाई का समय आ गया है। अभी तक आपने उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी किस्तें नहीं चुकाई हैं, और अब प्रकृति इकट्ठा वसूलने पर आएगी तो समस्या होगी। वही चीज़ है कि बैंक तो अगर आप उसकी किस्तें नहीं दे पाएंगे तो आपकी संपत्ति कुर्की नीलामी हो जाएगी, आपकी बेइज्जती होगी, सब कुछ आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा, बैंक आपका सब ले लेगा, सरकार ले लेगी, तो ये सब होगा। लेकिन प्रकृति जब लेने पर आएगी तब क्या होगा? उसकी जो कीमत है ना, वो समूचे मानव जाति का अस्तित्व होगा और कुछ नहीं, यानी हमें मिटना होगा। तो अगर हम मिटना नहीं चाहते तो इसके लिए हमें प्रयासों को तेज करना पड़ेगा और विकास की दौड़ से समझौता करना पड़ेगा और अपने अस्तित्व के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में सोचना होगा। ऐसे करके आप समापन करिए। ये उपसंहार जो है ये सार्थक है। अच्छा, एक सलाह लास्ट में दी जा रही है कि उपसंहार में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं कैंडिडेट, वो कुछ पद्य पंक्तियों का सहारा लेते हैं अंत करने के लिए, या किसी का स्टेटमेंट एकदम लास्ट में डाल देते हैं, वहीं पर आपका जो निबंध है वो खत्म हो जाता है। ये गलती नहीं करनी है। आप जितने स्टेटमेंट है, जितनी कविता की पंक्तियां हैं, उनको बीच में इस्तेमाल करिए, अपनी प्रस्तावना में डालिए, कोई समस्या नहीं, वहाँ वो अच्छा काम करेंगी। लेकिन जो उपसंहार के लास्ट वाले तीन चार लाइनें होती हैं या पैराग्राफ होता है, वहाँ आपकी मौलिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। आपका एक समाधान परक दृष्टिकोण वहाँ दिखना चाहिए। आप समस्या का समाधान करते हुए वहाँ पर नजर आने चाहिए, तब जाकर आपको एक बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और बहुत सारे अभी मिलने वाले हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यमों में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।